यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बिहार में जन्मे हुए एक व्यक्ति जो कि इंडियन अमेरिकन है, उनको कोविड रिस्पांस का एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। US President Joe Biden has roped in Ashish Jha, an Indian-American physician and academic who shot to prominence as a key scientific voice in the debate around the pandemic, to be the new White House COVID-19 response coordinator. इनको ये पोजीशन व्हाइट हाउस में दी जाती है और इनका नाम होता है आशीष झा। एक तरफ तो हमें ये सक्सेस स्टोरी देखने के लिए मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है बिहार एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लेबर सप्लाई करती है। बिहार में जितनी भी फैमिलीज बसती है उसमें से हर सेकेंड फैमिली से कोई एक व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाकर के लेबर का काम ज़रूर करते हैं, जिनको कि हम आज माइग्रेंट लेबर्स के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर दूसरी सिटीज़ में जा कर के लो पेड वर्क करते हैं, मतलब कम पैसों में काम करते हैं। ये अक्सर उन सिटीज़ में जाते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और भी दूसरी सिटीज़ जो इंडिया में है। इस माइग्रेंट लेबर्स को सप्लाई करने का सबसे मेन रीज़न है यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन। बिहार में जो है फैमिली प्लानिंग प्रॉपरली लोग करते नहीं हैं और ये माना जाता है कि बिहार में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि स्टैंड करता है 3.1% पे। बिहार के स्टूडेंट्स को अक्सर लेबोरियस माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और एक सक्सेसफुल कैरियर बनाते हैं अपनी लाइफ में। पर इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जब बिहार से एक स्टूडेंट निकल करके बाहर दूसरे स्टेट्स में जाता है, तब अक्सर इन लोगों को पता चलता है कि बिहार से बाहर जो इनके लिए परसेप्शन बना हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों है कि बिहारियों के लिए ऐसा परसेप्शन दूसरे सिटीज़ के लोगों ने बना रखा है, और जो दूसरे सिटीज़ के लोग हैं वहाँ के लोगों के मन में जो परसेप्शन है बिहार के लोगों के लिए वो इतना वाइडर लेवल पे क्यों है? इसमें हम पहला जो फैक्टर यूज करेंगे वो यूज करेंगे इनकम का। उसमें भी हम इस फैक्टर को यूज करेंगे पर कैपिटा इनकम के बेस पे कि एक इंसान कितना रुपए कमाता है। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट्स, बिहार का जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो है 3,650 रुपए। वहीं पे जब हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं तो नेशनल एवरेज पर कैपिटा इनकम है 11,625 रुपए। एंड यू विल बी ऑल्सो शॉक टू नो दैट बिहार 50% पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। डेटा ये भी शो करती है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा पॉवर्टी है आज के डेट में। नीति आयोग, जिसको जाना जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये इंडिकेट किया गया है कि बिहार में 46% से लेकर 70% फैमिलीज पॉवर्टी ट्रैप में फंसा हुआ है। ये सारी डेटास तो बता देती हैं कि ऐसा है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन ये कहता है कि ये ऐसा क्यों है, बिहार में लोग आज भी पॉवर्टी ट्रैप में क्यों फंसे हुए हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिहार को बाकी स्टेट्स के मुकाबले पीछे खींचे हुए रखती है। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस मैकेनिज्म, लेट्स गो बैक इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसमें हम कवर करेंगे बिहार का टैक्सेशन सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करता था बिहार में। अंडर डेवलपमेंट बिहार का पीछा कॉलोनियल टाइम से ही करते हुए आ रही है। While we talk about the taxation system in Britishers era, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट, इन दोनों पार्ट्स के टैक्सेशन सिस्टम को अलग करके रखा हुआ था। बॉम्बे एंड मैड्रास प्रोविंस में ब्रिटिशर्स ने रियोतवारी टैक्सेशन सिस्टम को अप्लाई करके रखा हुआ था। इस टैक्सेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना भी प्रोडक्शन हुआ करता था एग्रीकल्चर से, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स इंप्लीमेंट होता था वहाँ के लोगों के ऊपर। लेकिन बिहार के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिहार के केस में ये टैक्सेशन सिस्टम एक फिक्स्ड अमाउंट पे आकर के तय हो गया था। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793, अंडर दिस जमींदारी सिस्टम विल बी फॉलोड, जिसका मतलब ये था कि टैक्स का एग्रीकल्चरल आउटपुट से कुछ भी लेना देना नहीं है। टैक्स अमाउंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट अमाउंट को देना ही पड़ेगा, चाहे आउटपुट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। ये सिस्टम बिहार को अंदर से सालों तक खोखला करता रहा। इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बिहार का जो मेन सोर्स था इनकम का वो एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर पे जब फिक्स्ड अमाउंट टैक्स का कर दिया गया तो इससे लोगों को और भी परेशानी बढ़ने लग गई, क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट जो होता था वो साल में कई बार वैरी करता था। जब बारिश अच्छी होती थी तो फसल अच्छा होता था, जब बारिश कम होती थी तो उसकी वजह से फसल भी बर्बाद हो जाया करता था, जिसकी वजह से कि आउटपुट में हमेशा वेरिएशंस देखने के लिए मिलता था। लेकिन टैक्स का जो अमाउंट था वो फिक्स्ड था, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, वो टैक्स ब्रिटिशर्स को पे करना ही पड़ता था। इससे हमें यह पता चलता है कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 का वो कैसे एक डिजास्टर्स सिस्टम था बिहार के एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए। इंडिपेंडेंस से भी अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद भी बिहार के कंडीशंस में कुछ ज्यादा सुधार देखने के लिए नहीं मिला। 1990s तक बिहार के लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो और भी स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा डाउन हो गई थी। एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज नोबडी एक्चुअली केयर्ड अबाउट बिहार्स इकोनॉमिक कंडीशन। आप लोगों में से किसी को पता है या नहीं है, पहले बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ करता था। मुखर्जी एंड मुखर्जी के एक रिपोर्ट ने
ये रिवील किया है कि जो फंड्स एलोकेट किए गए थे जिस टाइम पे बिहार और उड़ीसा का डिवीजन नहीं हुआ था, वो कुछ इस टाइप से थे। इट वॉज द ईयर 1947 एंड दिस लॉ वॉज अबॉलिश्ड फ्रॉम बिहार। इस लॉ के अबॉलिश होने के बाद बिहार कंप्लीटली टूट चुका था और लोग यहाँ के इकोनॉमिकली भी पूरा बर्बाद हो चुके थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टैक्सेशन सिस्टम था, उस टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से होता यह था कि उनके पास पैसे नहीं बचते थे। जब वो पैसे बचेंगे नहीं तो अगली बार वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही थी दूसरे प्रॉब्लम को। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब बिहार से इस लॉ को अबॉलिश किया गया तो उसके आगे बिहार के सर पे एक और बड़ी प्रॉब्लम बैठी हुई थी एंड द नेम ऑफ दैट प्रॉब्लम वाज फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी डिफाइन करता था फैक्ट्री सेटअप करने के बारे में, जिसका सिंपल मतलब है कि आप एक स्टेट में एक फैक्ट्री सेटअप करते हो और उस फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स आप दूसरे स्टेट से लेकर के आते हो और उस रॉ मटेरियल को दूसरे स्टेट से लाने में जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा उस पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। जब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये जो पॉलिसी का मॉडल होगा वो कुछ इस तरह से काम करेगा। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस एक फुटवेयर की फैक्ट्री सेटअप करती है पटना में, जो कि बिहार में है। अब उसको रॉ मटेरियल चाहिए जो कि उसको मिल जाता है पूर्णिया में, जो कि ये सिटी भी बिहार में ही है। अब एक ट्रक से जब उस रॉ मटेरियल को पूर्णिया से पटना लाया जाता है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 10,000 रुपए पड़ जाता है। अब रिलायंस फैक्ट्री में प्रोडक्ट को तैयार करती है। अब मान लो कि रिलायंस को इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, जैसे श्रीलंका, नेपाल, दुबई। तो अब रिलायंस यहाँ पे पटना से अपने फाइनल प्रोडक्ट को दोबारा से भेजा जाता है किसी पोर्ट वाले एरिया में, जहां से उनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होकर के दूसरे कंट्रीज तक पहुंचेंगे। जब हम इसको सही से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और हम सभी जानते हैं कि सारी कंपनीज कॉस्ट को कट करना चाहती है ताकि उनका जो प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमाइज हो सके। ऐसे में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के इंट्रोड्यूस होने के बाद पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। जो कंपनीज होती हैं वो अपने फैक्ट्रीज को एक मिड लोकेशन में सेटअप करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें पता तो होता है कि जहाँ कहीं से भी वो किसी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करके अपने फैक्ट्रीज तक लाएंगे उस पर सब्सिडीज मिल जाएगी। तो ऐसे में वो क्यों ना अपने फैक्ट्री को ऐसी जगह सेटअप करे जहां से पोर्ट्स भी पास हो या सी कोस्टल एरियाज जो हैं वो भी पास में हो। ऐसे में फैक्ट्री ओनर्स के लिए सबसे प्रेफरेबल लोकेशंस थे वो थे गुजरात, विशाखापट्टनम और मुंबई। ये सारे लोकेशंस ओनर्स के लिए एक प्रेफरेबल चॉइसेस बन गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो सेम होगा, चाहे रॉ मटेरियल को कहीं से भी लाया जा रहा हो। तो ऐसे में क्या हुआ बिहार के साथ कि बिहार में जितने भी रॉ मटेरियल्स थे वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करके ऐसे लोकेशंस पे लाया जा रहा था जहां पे फाइनल प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा था। बिहार में बॉक्साइट, सीमेंट, मिका, कॉपर और आयरन ओर जैसे रॉ मटेरियल्स काफी बल्क अमाउंट में अवेलेबल थे। वो सारे रॉ प्रोडक्ट्स को बिहार से लेते थे और जो फैक्ट्री मिड लोकेशंस में सेटअप किए हुए थे वहां पर ट्रांसपोर्ट करते थे। कंपनीज ने बिहार से रॉ मटेरियल तो ले लिया, लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्री सेटअप नहीं किया। इससे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा, जिसका रीजन ये था कि लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज जो थी बिहार की वो कभी भी ठीक हो ही नहीं पाई। बिहार के मिनरल्स को बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किया गया और यहाँ से सारे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करके मिड लोकेशंस में पहुंचाया गया और जिस लोकेशंस में ये फैक्ट्री सेटअप की हुई थी एक्चुअली उसका डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे। दिस होल प्रोसेस क्रिएटेड अ मेजर सेटबैक फॉर बिहार। इस केस में बिहार के जो लोग थे वो माइग्रेंट लेबर्स बन जाते हैं और दूसरे स्टेट्स में जाकर के काम करने लग जाते हैं उन फैक्ट्रीज में। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का एक सिंपल इफेक्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे मिलता है कि बिहार से सारे ही मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे स्टेट्स में भेजा जाता है। दूसरा स्टेट इससे डेवलप तो कर जाता है, लेकिन बिहार में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये देखने के लिए मिलता है कि बिहार कभी भी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सका। ये फॉल्टी पॉलिसी दूसरे स्टेट्स जो कि डेवलप थे उनको और भी डेवलप कर दिया। बिहार जो कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम से जूझ रही थी वो और भी ज्यादा डाउनवर्ड्स हो गई। इस पॉलिसी का एक मेजर इम्पैक्ट हमें बिहार के पॉलिटिक्स पे भी देखने के लिए पड़ा, क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स का अल्टीमेटली लेना देना था बिहार के मिनरल्स के साथ। जब हम बिहार के 75 साल के हिस्ट्री को देखते हैं तो बिहार में अभी तक 45 सीएम चेंज हुए हैं, जिसका कि ऑन एन एवरेज अगर टेन्योर भी देखा जाए तो वो 1.5 साल का होता है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि पॉलिटिक्स काम कैसे करता है। पॉलिटिक्स चलता है पैसे से और बिहार में तो इंडस्ट्री है नहीं, तो ऐसे में कौन से ऐसे लोग होंगे जो बिहार में लीडर्स को डोनेट कर रहे होंगे पैसा। As a result of this, dirty politics came into existence in बिहार। लीडर्स ने हर उस जगह पे करप्शन करना शुरू कर दिया जहां से इनको पैसा मिल सके, क्योंकि लीडर्स का अल्टीमेट गोल ही हुआ करता था कि वो किसी भी तरह इलेक्शन को जीत करके सत्ता में आकर के अपनी सरकार बना सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2 चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, जिसमें सबसे पहला था ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर। मतलब जिनके पास पावर होती थी वो इसका मिसयूज़ करने लग गए
दूसरी प्रॉब्लम थी कि बिहार कभी भी ग्रो नहीं कर सका, क्योंकि बिहार में क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी फ्लरिश करने लग गए और वहां के लोग हमेशा ही गरीबी में ट्रैप होकर के रह गए। इस पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दिया, जिसको आज हम लोग जानते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के नाम से। यहाँ पे अब इसको समझने वाली बात यह है कि 1991 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था पूरे इंडिया में, उस टाइम पे बिहार में बात चल रही थी सम्मान की। 1991 के इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी में 3 चीज़ों पे बेसिक फोकस किया जा रहा था, जिसमें सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और जो तीसरा था वो था ग्लोबलाइजेशन। इसमें बेसिक फोकस था एक स्टेट के इकोनॉमी को ठीक करने का, जहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ सके, उनकी लाइवलीहुड ठीक हो सके और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का एक जज्बा पैदा हो। बिहार के लोगों ने हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को, जिसका मेन रीज़न ये था कि बिहार के लोगों के साथ सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा टाइम पहले से हो रहा था। जमींदार जो हुआ करते थे या जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे वो भी अपर कास्ट से हुआ करते थे। तो ऐसे में जो अपर कास्ट के लोग थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके बीच का जो गैप था सोसाइटीज़ में वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बिहार के जो लोग हैं आज इतना बैकवर्ड है। इन सारे इश्यूज़ ने जहाँ कहीं बिहार का साथ छोड़ा, उसके बाद बिहार को नीचे ले जाने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो बिहार का एजुकेशन सिस्टम रोल प्ले करती है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया के स्टेट्स में सबसे लोवेस्ट रैंक करती है। इसका एग्जांपल आप इस 2 वीडियोस में देख सकते हो। रूबी राय जो कि 2016 की आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की टॉपर है, उनको सही से ये भी नहीं पता है कि उनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। वहीं जो साइंस के टॉपर हैं उन्हें बेसिक क्वेश्चन नहीं पता है उनके मेन सब्जेक्ट का। कौन सा है पीरियडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे है? इन सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद जब बिहार के गवर्नमेंट ने 2017 में एग्जाम्स के पैटर्न को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, तो ये जाकर के पता चलता है कि बिहार में 2017 में 64% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फेल कर गए एग्जाम्स में। उससे भी जब कई बार काम नहीं बनता है तो बिहार का जो करप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग हैं, उनसे कई बार बिहार के एग्जाम्स के पेपर ही लीक हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पेपर्स के अपने हाथ पैर तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जो इसको इन्फ्लुएंस करती है और एक पेपर को लीक कराने में पूरा हेल्प आउट करती है। उसके अलावा जो बिहार में लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं या जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी के या ज़मीन के जो झगड़े होते हैं, उसमें नंबर 1 रैंक करती है पूरे स्टेट्स में जो इंडिया में है। ये जो डेटा है वो एनसीआरबी की डेटा है जो 2020 में एनसीआरबी ने पब्लिश किया था। पुलिस को अटैक करने में भी बिहार नंबर 1 पे रैंक करती है। मर्डर्स में, राइट्स में, किडनैपिंग्स में, इन सारी चीज़ों में बिहार 2nd रैंक करती है सारे स्टेट्स में जो कि इंडिया में है। अब आप ये सोचो कि बिहार जब इतना पैथेटिक सिचुएशन में रहेगा तो ऐसे में कौन इंटरेस्टेड होगा बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए? जब इन सारे ही मैन मेड प्रॉब्लम्स की वजह से भी बिहार के लोग गरीब नहीं होते हैं तो ऐसे में नेचुरल डिजास्टर्स भी पीछे नहीं हटते। बिहार में हर साल फ्लड्स की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ के लोगों में, और ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बिहार के लोगों को गरीब रखने के लिए, क्योंकि बिहार के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि हर साल फ्लड आता ही आता है और बिहार के पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट आज भी बिहार के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। इन सब के बाद भी जो बिहार के बड़े बड़े नेता हैं या जो बिहार के लीडर्स हैं वो कई बार ये कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ चारों तरफ से ज़मीन है, आसपास में कोई सी पोर्ट्स नहीं है या कोस्टल एरियाज़ नहीं है जहाँ से कि किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज़ में ले जाके बेचा जा सके। और अगर मेरी माने तो ये 100% राइट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देखते हैं पंजाब की, हरियाणा के, हिमाचल के, मध्य प्रदेश के, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंड लॉक्ड हैं और यहाँ पे कोई सी पोर्ट्स भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप किए हुए हैं और इन स्टेट्स में बिहार के लोग जाकर के आज भी माइग्रेंट लेबर्स के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं थे, बिहार में शुगर मिल्स थे, बिहार में राइस मिल्स थे, बट इन सबको खत्म होने के पीछे मेन 4 रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन आता है करप्शन। दूसरा जो मेजर रीजन है इसके पीछे का वो है क्रिमिनल एक्टिविटीज का बढ़ना। थर्ड जो रीजन है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है बिहार में इसका प्रॉपर यूज नहीं किया जाना। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टेट के इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है गवर्नेंस। बिहार में जब इंडस्ट्रीज के गवर्नेंस की बात की जाती है तो बिहार के गवर्नमेंट में इंडस्ट्रीज गवर्नेंस को लेकर के काफी कमी देखने के लिए मिलती है। मेरा ये मानना है कि बिहार की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है
और जो बिहार की गवर्नेंस है, वो दोनों जब साथ में मिलकर के काम करेंगे तो बिहार में डेफिनेटली इंडस्ट्रीज का राइज होना तय है। बिहार में जो प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर उसको मिला करके कंबाइंड साथ में काम किया जाए तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ बिहार में देखने के लिए मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऑल इन शॉर्ट, मैंने एक छोटी सी वीडियो इसलिए बना दी ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि बिहार में एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं क्या, और बिहार में इन प्रॉब्लम्स की वजह से बिहार के लोग आज भी गरीब हैं। आई होप इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।